सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहे लोगों के लिए राहत देने वाली खबर है। प्रदेश में कोरोना वायरस से रिकवरी की दर बढ़कर 91.4% हो गई है। नए संक्रमित मरीजों की संख्या में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 7,336 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 19,669 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। इस दौरान 282 लोगों की जान भी गई है। अभी तक राज्य में कुल 18,352 लोगों की जान यह वायरस ले चुका है। इस वक्त राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 1,23,579 है। अब तक कुल 15,02,918 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना महामारी ने कई घरों को उजाड़ दिया है और बच्चों को भी अनाथ कर दिया है। प्रदेश में कई ऐसे बच्चे हैं जिनका पूरा परिवार ही कोरोना की चपेट में आ गया और उन्हें अपने माता पिता को खोना पड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संक्रमण के चलते अनाथ और निराश्रित हुए बच्चों को लेकर अहम फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के बीच प्रदेश के भीतर अनाथ अथवा निराश्रित हुए बच्चे अब राज्य की संपत्ति हैं। उनका ध्यान रखने के लिए राज्य सरकार की ओर से सभी जिम्मेदारियां निभाई जाएंगी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी निर्देश दिया है कि प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में एक भी शिक्षक का वेतन कटौती नहीं किया जाएगा। यदि संस्थान ने छात्रों से शुल्क लिया है तो शिक्षकों का वेतन भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षकों की भर्ती के तहत नव नियुक्त शिक्षकों से अब शपथ पत्र लेकर उन्हें वेतन का भुगतान किया जाएगा। शपथ पत्र में शिक्षकों को यह बताना होगा कि ऑनलाइन आवेदन के समय उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए स्नातक व प्रशिक्षण संबंधी सभी शैक्षिक अभिलेख सही हैं। कोई भी अंक पत्र और प्रमाण पत्र कूट रचित और फर्जी नहीं है। आवेदन पत्र में उनकी ओर से भरी गई सभी सूचनाएं सत्य और संलग्न किए गए सभी अभिलेख वैध हैं। सत्यापन के बाद यदि उनका कोई अभिलेख फर्जी पाया जाता है तो उनकी नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जाएगी। गलत अभिलेखों के आधार पर चयन प्राप्त करने के लिए वह खुद जिम्मेदार होंगे। योगी सरकार और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल के करीब 30 लाख परीक्षार्थियों को प्रमोट करने का रास्ता खोज लिया है। अब कक्षा 9 का रिजल्ट इसका आधार बनेगा, यानी छात्र या छात्रा ने कक्षा 9 में जो अंक अर्जित किए हैं विषयवार वही अंक देकर उन्हें हाई स्कूल में प्रमोट करने की तैयारी है। यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने जिला विद्यालय निरीक्षकों से 24 मई तक अंक वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश दिया है। असल में सभी माध्यमिक कॉलेज वार्षिक परीक्षा का अंक पत्र अनिवार्य रूप से परीक्षार्थियों को देते आ रहे हैं। निरंजनी अखाड़े से निष्कासित योग गुरु स्वामी आनंद गिरी और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के बीच विवाद गहराता जा रहा है। एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने आग में घी डालने का काम किया है। एक शादी समारोह में स्टेज पर दूल्हे और दुल्हन पर नोटों की बारिश की जा रही है। दूसरी तरफ बाल बालाओं पर नोट उड़ाए जा रहे हैं। इस दौरान महंत नरेंद्र गिरी भी मौजूद थे। आनंद गिरी का दावा है कि एक रिजॉर्ट में हुई इस शाही शादी का पूरा खर्च लेटे हनुमान मंदिर के कोष से किया गया है। राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी के मुखिया चौधरी अजित सिंह की मौत के बाद पार्टी का अगला मुखिया कौन होगा, इसका ऐलान 25 मई को होगा। इस दिन पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होना तय है। बैठक में नए पार्टी अध्यक्ष का ऐलान भी किया जाएगा। माना जा रहा है कि स्वर्गीय चौधरी अजित सिंह के पुत्र और पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी को पार्टी का मुखिया बनाकर उनकी ताजपोशी की जाएगी।
1-2 साल में नौकरी का सपना संजोने वाले लाखों प्रतियोगियों की उम्मीदों पर कोरोना ने पानी फेर दिया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग मध्य क्षेत्र ने अपनी मई जून में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को टाल दिया है, जिसकी वजह से प्रतियोगियों में अवसाद पनप रहा है। सबसे बड़ा खतरा उन कंपटीटरों पर है जो ओवरेज होने की कगार पर खड़े हैं या 2 सालों में हो गए हैं, जिनके पीसीएस आईएएस में 1-2 अटेम्प्ट बचे हैं। ऐसे लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर्स ने बड़ा ऐलान किया है। यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर्स एसोसिएशन ने कहा है कि अगर योगी सरकार ने लॉकडाउन में ई कंपनियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सामान के कारोबार पर रोक नहीं लगाई तो प्रदेश भर के रिटेलर्स लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करेंगे। प्रदेश के सभी इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर्स लॉकडाउन में अपने प्रतिष्ठान खोलेंगे, फिर चाहे सरकार जो फैसला ले। रिटेलर्स एसोसिएशन की ऑनलाइन बैठक हुई। बैठक में मेरठ, बुलंदशहर, कानपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, लखनऊ, गाजियाबाद के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। प्रदेश में बिजली दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव खारिज होना तय है। इस बीच नियामक आयोग की सुनवाई में उपभोक्ता परिषद ने अपना अलग से टैरिफ प्रस्ताव पेश किया है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने इसको कोविड राहत टैरिफ का नाम दिया है। इसमें अलग अलग स्लैब में प्रति यूनिट 50 पैसे से 1 रुपए तक बिजली दरों को कम करने की मांग की गई है। हालांकि सुनवाई के दौरान नियामक आयोग के चेयरमैन ने बिजली कंपनियों के अधिकारियों को एक बार फिर से फटकार लगाई। बाराबंकी जिले में प्रशासन ने 100 साल पुरानी मस्जिद गिरा दी। यह मस्जिद राम सनेही घाट में तहसील परिसर में बनी थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मस्जिद गिराने पर नाराजगी जाहिर की। इसके साथ मुख्यमंत्री से जिम्मेदार अफसरों को निलंबित कर मामले की न्यायिक जांच कराने और मस्जिद को दोबारा बनाने की मांग की गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बाराबंकी के राम सनेही घाट में 100 साल पुरानी मस्जिद को कथित रूप से ध्वस्त किए जाने की घटना को निंदनीय बताया है। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन का यह कृत्य भारतीय संविधान के सामाजिक सद्भाव की अवधारणा के खिलाफ है। प्रदेश में चुनाव निकट आता देख भाजपा सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने में सक्रिय हो गई है। देश की गंगा जमुनी संस्कृति बिगाड़कर भाजपा अपनी राजनीति करती रही है। कोरोना से जूझ रहे प्रदेश में अब ब्लैक फंगस से नई मुश्किल खड़ी हो गई है। लखनऊ में एक ही दिन में 23 नए मरीज सामने आए हैं। यहां मरीजों की संख्या बढ़कर 43 हो गई है। 7 मौतें हो चुकी हैं। ऐसे ही मेरठ में भी एक दिन में 24 नए मरीज सामने आए हैं। यहां कुल मरीजों की संख्या अब 50 हो गई है। इनमें से 3 की मौत हो चुकी है। कानपुर, गोरखपुर, झांसी में भी नए मरीज सामने आए हैं। हर दिन इन शहरों में ब्लैक फंगस के मरीजों की मृत्यु की खबरें सामने आ रही हैं। उधर स्वास्थ्य विभाग ने भी माना है कि अब तक ब्लैक फंगस के पूरे प्रदेश में 102 मरीज मिले हैं। इनमें से 15 की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत की जानकारी दिए जाने के बाद इस मुद्दे पर हंगामा खड़ा हो गया है। शिक्षक संगठनों में सरकार के इस रवैये से जहां उबाल है, वहीं विपक्षी दलों ने भी सरकार को घेरा है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने सरकार की सूचना को गलत बताते हुए कहा कि प्रदेश के 5 लाख प्राथमिक शिक्षक पंचायत चुनाव में कोरोना संक्रमण की वजह से जान गंवाने वाले अपने साथियों की मौत पर खामोश नहीं रहेंगे, हर स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी की ओर से शुरू की गई ऑटो एम्बुलेंस सेवा की 2 ऑटो आरटीओ ने चेकिंग के दौरान रोक लिया। इसके बाद दोनों चालकों को हजरतगंज कोतवाली लाया गया। पुलिस ने दोनों ऑटो को सीज कर दिया है। दरअसल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता गौरव माहेश्वरी ने इंटरनेट मीडिया पर लिखा था कि ऑटो एम्बुलेंस सेवा में काम करने वाले 2 एम्बुलेंस चालक लापता हैं। इसके बाद यूपी पुलिस की ओर से जवाब में कहा गया कि वह इस बारे में छानबीन कर रहे हैं। इस बीच आप प्रवक्ता ने ट्वीट के माध्यम से आरोप लगाया कि
दोनों ऑटो चालक को हजरतगंज पुलिस ने हिरासत में रखा है। ऑटो में एक ऑक्सीजन सिलेंडर रखे थे जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है। इस दौरान आपके कार्यकर्ता भी हजरतगंज कोतवाली पहुंच गए। मामला बढ़ता देख पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत FIR दर्ज कर दोनों चालकों के बयान दर्ज कर उन्हें छोड़ दिया। उधर आपके राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने भी ऑटो चालकों के खिलाफ की गई कार्रवाई को राजनीतिक बताया। लखनऊ में STF ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के पास से 40 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए गए। आरोपित लोगों को महंगे दाम पर सिलेंडर बेचते थे। STF के मुताबिक आरोपितों ने अस्पतालों के लेटर पैड का इस्तेमाल कर बाराबंकी के जय रिफिलिंग सेंटर से सिलेंडर भरवाए थे। बागपत रोड स्थित कलीना गांव के पास सड़क हादसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बंगले की सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस के सिपाही सुरेंद्र की मौत हो गई। वह मेरठ के KMC अस्पताल में भर्ती मां को देखकर घर आ रहे थे। बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को मच्छरदानी और कूलर की सुविधा मिल गई है। फर्जी लाइसेंस से असलाहा दिलाने के मामले में मुख्तार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। इस दौरान मुख्तार अंसारी ने अदालत को बताया कि उसे बेड अब तक नहीं मिला है, उसकी फिजियोथेरेपी भी नहीं कराई जा रही है। इस पर अदालत ने जेल से रिपोर्ट तलब की है। अगली सुनवाई के लिए 21 मई की तारीख नियत कर दी गई है। योगी सरकार आज से मुफ्त राशन वितरण अभियान शुरू करने जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। सरकारी राशन दुकानों से पात्रों को 3 महीने मुफ्त राशन दिया जाएगा। हर कार्ड धारक को 3 किलो गेहूं के साथ 2 किलो चावल दिया जाएगा। कम्युनिटी किचन और फूड पैकेट के जरिए रोज हजारों गरीबों तक भोजन पहुंचा रही योगी सरकार ने देश के सबसे बड़े राशन वितरण अभियान के लिए चाक चौबंद तैयारी की है। योगी सरकार ने अपने मंत्रियों, विधायकों और अफसरों को मुफ्त राशन वितरण अभियान की निगरानी के लिए जिलों में तैनात रहने के निर्देश दिए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पंचायत चुनाव की ड्यूटी में कोरोना के वजह से जान गंवाने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों की मृत्यु को लेकर सरकार पर हमला बोला है। मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव की ड्यूटी निभाने वाले शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की कोरोना संक्रमण से मौत की शिकायतें आम हो रही है, लेकिन इनकी सही जांच नहीं होने की वजह से आश्रितों को उचित सरकारी मदद नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए।